गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हरदीप सिंह सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय प्रथम व अनुच्छेद 74, 75 व 78 के तहत प्रधानमंत्री का पद व उसकी शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री को राष्ट्र का राजनीतिक प्रधान एवं वास्तविक प्रधान के रूप में भी जाना जाता है। यदि यही अपने राष्ट्रपति की जब बात आती है तो राष्ट्रपति को यहां नाम मात्र का प्रधान व संवैधानिक प्रधान कहा गया है, क्योंकि संविधान के तहत संपूर्ण जो शक्तियां दी गई हैं वो राष्ट्रपति को प्रदत्त हैं। परंतु उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उसे मंत्रिपरिषद की आवश्यकता पड़ती है। तो बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श किए राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाता है। इसीलिए मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होने के कारण वह इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कर सकता है। अब संवैधानिक रूप में यदि हम बात करें, अनुच्छेद 74 जिसमें राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 के तहत किए गए हैं। अब यहां राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद गठित की जाती है, यह अपने किसी एक व्यक्ति को, जिसे कि सदन में बहुमत प्राप्त हो जाए, उसे प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया जाता है। अब 75 आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रावधान किए गए हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है, ये नियुक्ति राष्ट्रपति किस रूप में करता है? या तो बहुमत दल के नेता के रूप में, या फिर सबसे बड़े दल के नेता के रूप में। यानी कहने का अर्थ है कि या तो बहुमत दल का नेता, जिस राजनीतिक दल को सदन में बहुमत प्राप्त होगा, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है,
या फिर सबसे बड़ा दल, चाहे वो गठबंधन के तहत ही निर्मित क्यों ना हुआ हो, उस दल का जो प्रमुख होगा उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने का कार्य करता है। अब दोस्तों यहां एक चीज आती है कि संविधान निर्माण से लेकर या हम ये कह सकते हैं 1952 से लेकर और 1977 तक का जो काल है, इस काल में हम देखते आए हैं कि जो बहुमत दल होता था, उस बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता था। लेकिन 1977 में मोरारजी देसाई की पहली गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ, जो 1977 से 1979 तक चली। इस गठबंधन सरकार में दूसरी चीज उभर कर सामने आई, जो थी सबसे बड़े दल का नेता। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस सरकार जो थी, कांग्रेस बहुमत दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री को चुन रही थी। लेकिन पहली बार 1977 में जनता दल की सरकार बनती है, तो यह भारत की पहली गठबंधन सरकार थी। और इस गठबंधन में बहुमत दल के नेता के स्थान पर सबसे बड़े दल के नेता के रूप में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। और इसी सरकार में दो उप प्रधानमंत्री भी बने। ये उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व दूसरे जगजीवन राम थे। तो इन दोनों उप प्रधानमंत्रियों के सहयोग से मोरारजी देसाई सबसे बड़े दल के नेता के रूप में 1977 में जनता दल की सरकार का निर्माण करते हैं, जो भारत की पहली गठबंधन सरकार थी। अब यहां से सबसे बड़े दल की भूमिका को विशेष महत्व मिलना प्रारंभ हो गया। अब दूसरी चीज यहां आती है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का गठन जो किया जाता है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। कहने का अर्थ हम ये कह सकते हैं कि जो मंत्रिपरिषद बनाई जाती है वो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सहमति के आधार पर राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है। अब यहां दो शब्द निकलकर सामने आते हैं, एक तो मंत्री परिषद और दूसरा मंत्रिमंडल।
अब दोस्तों यहां से एक चीज निकलती है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। यदि हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जाता है, जबकि मंत्री परिषद की जब हम बात करते हैं तो मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभारी मंत्री प्रमुखतः पद आते हैं। अब यहां फिर आगे हमसे पूछा जा सकता है कि ये पद क्या है। तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री की जब हम बात करते हैं तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। विभागों का अर्थ जैसे कि वित्त, रक्षा, गृह, मानव संसाधन। तो इस प्रकार से ये जो विभाग बनाए गए हैं, इन विभागों का जो अध्यक्ष होता है, जिसे हम वित्त विभाग का अध्यक्ष वित्त मंत्री, रक्षा विभाग का अध्यक्ष रक्षा मंत्री, गृह विभाग का अध्यक्ष गृह मंत्री। तो ये जो विभाग बनाए गए हैं, इन विभागों के अध्यक्ष जो होते हैं वो सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं। और इनकी सहायता के लिए जो अन्य विभाग निर्मित किए जाते हैं वो राज्य मंत्री कहलाते हैं। और राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए उप मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो कहने का अर्थ, विभाग का प्रमुख कैबिनेट, उसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री, राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री, और विशेष स्थितियों में कुछ एक मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभारी मंत्री भी रखा जाता है, जिनको संविधान के तहत किसी भी विभाग को वितरित नहीं किया जाता। लेकिन विशेष स्थितियों में यदि कोई पद रिक्त होता है तो उस स्वतंत्र प्रभार के मंत्री को वो पद सौंप दिया जाता है। अब ये हुआ मंत्री परिषद। अब यहां एक चीज और अपने से पूछी जा सकती है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का विस्तार कितना कर सकता है। तो मूल संविधान की जब हम बात करते हैं तो मूल संविधान में यहां प्रावधान क्या थे कि कैबिनेट मंत्रियों की जो स्थिति है वो 40 से 60 तक हो सकती है, राज्य मंत्री 30 से 40 हो सकते हैं, और उप मंत्री जो है वो 15 से 20 बनाए जा सकते हैं। स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता था, वो कितने भी मंत्रियों को इसमें रख सकता था। लेकिन वर्तमान में इसमें परिवर्तन आ चुका है, क्योंकि 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रावधान कर दिए गए कि प्रधानमंत्री लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री परिषद का विस्तार नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में मंत्री परिषद का जो विस्तार है
वो 15% से अधिक करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया। अब ये तो हुई आर्टिकल 74 की विशेष प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्री परिषद का गठन, मंत्रिमंडल का गठन और उनके गठन करने का अधिकार जैसे प्रधानमंत्री को प्राप्त है और उन्हें नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदत्त है। नेक्स्ट इसमें अपने से प्रधानमंत्री के बारे में कुछ और भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। अब प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है कि प्रधानमंत्री को जब चुन लिया गया है तो ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण भी हो जाता है तो पूर्ण होने की स्थिति में प्रधानमंत्री तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है और उसके मंत्री भी तब तक इस पद पर कार्य करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये सदन में अपना बहुमत खो देंगे, ऐसी स्थिति में उन्हें सदन में पुण्य बहुमत साबित करना होगा। यदि वो बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपने पदों से त्यागपत्र देना होगा, या हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसी स्थिति में त्यागपत्र देना होगा। और ये स्थितियां आती हैं अविश्वास की स्थिति में। अविश्वास का अर्थ होता है कि जब तक सदन में प्रधानमंत्री को विश्वास बहुमत प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर कार्य करता रहता है। जैसे वो अपना विश्वास बहुमत खो देता है तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। और ऐसा भारत में हो भी चुका है, जैसे कि चौधरी चरण सिंह, इंद्र कुमार गुजराल और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन तीनों ही प्रधानमंत्रियों को अविश्वास प्राप्त होने की स्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। थैंक यू, धन्यवाद।